नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा जीजीआईसी कलाल खेरिया आगरा से आप सबका स्वागत करती हूँ कक्षा 10 की विज्ञान की कक्षा में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण रसायन विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इससे हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि तत्व किस प्रकार आपस में संयोग करेंगे, किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं संभव हैं। तो इस अध्याय को हम लोग निम्न शिक्षण बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के बारे में और वर्गीकरण के लिए कौन कौन से प्रारंभिक प्रयास किए गए इसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, उसकी क्या उपलब्धियां थी और उसमें क्या कमियां थी, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में विस्तार से और उसमें तत्वों को किस प्रकार से सजाया गया है ये हम जानेंगे। तो पिछली कक्षा 9 में आपने ये पढ़ा था कि हमारे आसपास के सभी पदार्थ या तो तत्व हैं या यौगिक हैं या मिश्रण है। यौगिक और मिश्रण भी तत्वों से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले तत्व क्या होते हैं? तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, सोना आदि आदि। 19वीं सदी तक हमें बहुत कम तत्वों की जानकारी थी, परंतु आज हमें 118 तत्वों की जानकारी हो चुकी है। अब इतने सारे तत्वों को उनके गुणधर्म के साथ अलग अलग याद रखना सरल नहीं है, इसीलिए उनको सुव्यवस्थित करने की जरूरत महसूस हुई। तत्वों को किसी क्रम में सुव्यवस्थित करने को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए। तो जो सबसे पहला और सबसे सरल प्रयास था वो ये था कि जो ज्ञात तत्व हैं उनको हम दो क्लासेस में बांट दें, दो समूहों में बांट दें, धातु और अधातु। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात तत्व थे उन्हें धातुओं और अधातुओं में बांटा गया, परंतु जैसे जैसे उपधातुओं की जानकारी प्राप्त हुई तो ये जो समूह वर्गीकरण था ये संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उपधातुओं में धातु और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो फिर और प्रयास किए गए और फिर जर्मन वैज्ञानिक डोबरआइनर ने अपना त्रिक सिद्धांत दिया। उन्होंने समान रासायनिक गुण वाले तीन तीन तत्वों का समूह बनाया, जिसको कि उन्होंने त्रिक का नाम दिया। एक त्रिक में उन्होंने तत्वों को इस तरह से सुसज्जित किया ताकि जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार पहले और तीसरे वाले तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर हो। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं लिथियम का परमाणु भार है 7, पोटेशियम का परमाणु भार है 39। यदि 7 और 39 को जोड़ दें और 2 से भाग करें तो 46 को 2 से भाग करने पर 23 प्राप्त होते हैं, यानी सोडियम का परमाणु भार। इसी तरह एक और त्रिक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो डोबरआइनर कुछ हद तत्वों को व्यवस्थित करने में सफल रहे, परंतु जैसे जैसे और तत्वों की जानकारी हुई तो इस तरीके से तत्वों को तीन तीन के समूहों में व्यवस्थित करना संभव नहीं हो सका। और अधिक प्रयास हुए और तब आए ब्रिटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। उन्होंने संगीत के 7 सुरों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, जिस प्रकार से हम जानते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी के बाद फिर से सा की आवृत्ति शुरू हो जाती है। उसी तरह उन्होंने पाया जब तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाया जाता है तो हर 8वां तत्व अपने से पहले वाले तत्व से गुणधर्म में समान होता है। इसी तरह फ्लोरीन के गुणधर्म हाइड्रोजन के समान थे, सोडियम के लिथियम के समान थे, मैग्नीशियम के बेरिलियम के समान थे। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि एक समूह के अंदर जितने तत्व हैं उनके गुणधर्म समान हैं। तो पहली बार न्यूलैंड्स ने आवर्त शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया, परंतु इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। इनका जो अष्टक नियम था वो हल्के तत्वों यानी कैल्शियम तक तो लागू हो रहा था अच्छे से, अर्थात कैल्शियम तक जो तत्व थे वो अपने ऊपर स्थित तत्वों से गुणधर्मों में बिल्कुल समान थे,
लेकिन जो भारी तत्व थे, जैसे हम उदाहरण के लिए आयरन को देखें, तो आयरन के ऊपर है सल्फर और ऑक्सीजन, तो आयरन के गुण ऑक्सीजन और सल्फर से बिल्कुल ही अलग हैं। इसी तरह उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया था हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के नीचे, जबकि कोबाल्ट और निकल के गुण इनसे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इसके अलावा कोबाल्ट और निकल के गुण आयरन से बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन इनको बहुत दूर समूहों में रख दिया गया। न्यूलैंड्स ने माना कि 56 ही तत्व हैं और उन्होंने केवल 56 तत्वों को व्यवस्थित करने की वर्गीकरण की व्यवस्था दे दी, और जब नए तत्व प्राप्त हुए तो उन्हें कहाँ रखा जाए इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी। तो इस तरह से न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था ये केवल हल्के तत्वों तक लागू हो पाया, और फिर और अधिक प्रयास किए जाने लगे तत्वों को अच्छी तरह से वर्गीकृत करने के लिए। तो सबसे पहला सफलतापूर्वक तत्वों का वर्गीकरण किया रूसी वैज्ञानिक दिमित्री मेंडेलीव ने। मेंडेलीव एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने समय में ज्ञात 63 तत्वों को परमाणु भार के क्रम में सजाया, और फिर उन्होंने ये पाया कि एक निश्चित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो जा रही है। तो इस आधार पर उन्होंने अपना एक आवर्त नियम दिया। उनका नियम ये था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात जब बढ़ते परमाणु भार के क्रम में तत्वों को लगा दिया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्व की जो गुणधर्म है अपने से पहले वाले तत्वों से मिलने लगते हैं, उनके समान होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी एक आवर्त सारणी तैयार करी, जिसको हम लोग मेंडेलीव की आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिनको कि समूह कहा गया, और इन समूहों में भी उप समूह किए गए। उप समूहों के नाम रखे गए ए और बी। इनकी सारणी में 7 36 पंक्तियां हैं, इनको आवर्त कहा गया। मेंडेलीव ने तत्वों को सारणी में सजाते समय ये जरूर ध्यान में रखा कि समान गुण वाले तत्व समान तत्वों के ही नीचे आए। ऐसे में जिनके गुण समान नहीं थे उनके लिए जगह छोड़ दी गई, जिनके समान नहीं मिल रहे थे वहां जगह छोड़ दी गई। तो इस प्रकार उनकी आवर्त सारणी तैयार हो गई, और रसायन विज्ञान में ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि काफी वर्षों तक इसकी उपयोगिता मानी गई। मेंडेलीव की आवर्त सारणी रसायन शास्त्रियों द्वारा बहुत ज्यादा उपयोग में लाई गई, क्योंकि उसके बहुत लाभ थे। पहला, अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे, क्योंकि मेंडेलीव ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा था और जो उस समय तत्व नहीं ज्ञात थे उनके लिए स्थान छोड़ दिया था। तो जब नए नए तत्वों का पता चलता गया वो अपने उन स्थानों पर रखे गए। दूसरा, नए तत्वों की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इनकी उन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। परमाणु भारों में संशोधन किया जा सका, जिनके परमाणु भारों में कुछ संशय था उनका इस सारणी के मदद से संशोधन किया गया, जैसे बेरिलियम के परमाणु भार में, सोना और प्लैटिनम, इनके परमाणु भारों में बाद में संशोधन किया गया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान दिया गया है, जिससे अध्ययन में बहुत सुविधा हुई। तो यदि हमें उस समूह के किसी एक तत्व के गुणधर्म का पता चल जाए तो उससे हम बाकियों के गुणधर्म के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। तो इस प्रकार अध्ययन में बहुत सुविधा हुई। उस वक्त तक निष्क्रिय गैसों
की जानकारी नहीं थी, परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें पता चलती गईं, फिर उनके लिए एक नया स्थान उनको दे दिया गया, उनके लिए एक नया समूह बना दिया गया। तो इस प्रकार मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, ये एक सबसे आधार का काम किया इसने अन्य आने वाली सारणियों का, और इसने रसायन विज्ञान में मेंडलीफ की आवर्त सारणी का बहुत बड़ा योगदान है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्न कमियां थी। परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्व कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख गए थे, जैसे कि कोबाल्ट, जिसका परमाणु भार 58.9 है, वो निकिल से पहले रख गया था, जबकि निकिल का परमाणु भार 58.7 है, जो कि कोबाल्ट से कम है। इसी तरह टेल्यूरियम आयोडीन से पहले रख गया था, जबकि टेल्यूरियम का परमाणु भार आयोडीन से अधिक होता है। दूसरा, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। अब क्योंकि परमाणु भार अलग अलग हैं, तो उन्हें अलग अलग स्थान पर रखा गया, लेकिन उनके गुणधर्म समान होते हैं। तो अब उनको किस जगह पर रखा जाए, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण रहा। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को 1A में भी रखा था और 7A में भी उसे स्थान दिया था। क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन बना सकता है, इसीलिए उसे 1A में रखा गया। और वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन भी बना सकता है, इसीलिए उसे 7A में भी रख दिया। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाए। लास्ट, नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव था। हालांकि निष्क्रिय गैसों के लिए भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में पहले कोई स्थान नहीं था, लेकिन क्योंकि उनके गुण बिल्कुल एक समान थे, तो उन्हें अलग से एक समूह में एक साथ रख दिया गया। लेकिन जब और तत्वों की प्राप्ति हुई, जैसे कि दुर्लभ मृदा तत्व, तो उन्हें सारणी में किस जगह रखा जाए, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो ये कुछ कमियां थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, जबकि वो अन्य सभी कार्य सफलतापूर्वक कर रही थी। तो इसीलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों को दूर करने में वैज्ञानिक लगातार लगे रहे। तब 1913 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोजले आए और उन्होंने तत्वों के एक नए गुण परमाणु क्रमांक की खोज की। परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये हम सभी जानते हैं। परमाणु क्रमांक किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब क्योंकि परमाणु के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है, तो हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होता है। तो मोजले ने अपना आधुनिक आवर्त नियम दिया। उन्होंने कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात उन्होंने अब एक नई सारणी बनाई और उसमें तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया और उन्हें फिर से वही आवर्तता का गुण प्राप्त हुआ। अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे पास पास आ गए। तो इस तरह से उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। उनको समूह का नाम दिया गया या ग्रुप्स कहा गया, जैसा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी कहा जाता था, समूह ही कहा जाता था। और नई आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिसको कि आवर्त कहा जाता है। मोजले के आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांकों के आधार पर सजाया गया। इस सारणी से मेंडलीफ की सारणी की जो कमियां थी वो आसानी से दूर कर दी गई। जैसे समस्थानिकों की स्थिति
नहीं समझ में आ रही थी उसमें, तो इसमें उन्हें एक ही स्थान पर रखा गया। क्यों? क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। इसी प्रकार जिन तत्वों के परमाणु भारों में के आधार पर उनके क्रम में अंतर आ रहा था, वो जब परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए तो बिल्कुल सही आ गए। जैसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कोबाल्ट का भार ज्यादा था और निकिल का भार, परमाणु भार कम था, इसे जबकि बाद में होना चाहिए था, लेकिन परमाणु क्रमांक के आधार पर देखा गया तो कोबाल्ट पहले और निकिल बाद में बिल्कुल सही पाया गया। तो इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी ने कई सारे दोष दूर करे और ये आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अंतर में कई सारी आवर्त सारणियां बनाई गई, परंतु आजकल जो प्रयोग में है वो है दीर्घाकार आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो बोहर और बरी की सहायता से बनी थी। इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से बहुत गहरा संबंध होता है। हम लोग कक्षा 9 में किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना सीख चुके हैं। जैसे अगर सोडियम को हम देखें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो आएगा 2, 8, 1। तो इस प्रकार दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम्स हैं जिनको हम समूह कहते हैं। ये आप देख रहे हैं। इनको नए IUPAC गाइडलाइन के अनुसार 1 से लेकर 18 तक नंबरिंग दी गई है। पहले इन्हें 1A, 2A, 3B इन नामों से जाना जाता था। एक समूह में यदि हम ध्यान से देखें तो सभी जो तत्व हैं उनके बाहरी कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या समान होगी। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान पाई गई। एक ही समूह में पाए जाने वाले तत्वों के बाहरी कोशों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, 1, 2 और इसी तरह इधर 13, 14, 15, 16, 17 इन समूहों को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं या प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं जो शून्य ग्रुप है 18 नंबर का ग्रुप, जिसमें सारी की सारी निष्क्रिय गैसें रखी गई हैं और 3 से लेकर 12 तक के समूह, इनमें सभी संक्रमण तत्व हैं। ये इस तरह से समूहों में व्यवस्थित होने के बाद हम जरा ध्यान से देखें तो इसमें 7 आवर्त हैं। आवर्त इस प्रकार से बनाए गए हैं कि जैसे जैसे हम आवर्तों में बढ़ रहे हैं तो उनमें कोशों की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी प्रथम आवर्त में ये जैसे हाइड्रोजन रखा हुआ है तो उसमें केवल एक कोश होता है। यदि हम दूसरे आवर्त में आए तो इनमें 2-2 कोश होते हैं। इनमें थर्ड आवर्त में आए, तीसरे आवर्त में, तो सोडियम मैग्नीशियम रखे हुए हैं और इधर एल्यूमिनियम सिलिकॉन रखे हैं। इनमें 3 कोश होते थे। यानी जिस प्रकार जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं यानी 7वें आवर्त में 7 कोश होंगे। इसके बाद यदि आप ध्यान से देखें तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, उसके बाद दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे में भी 8 तत्व हैं, तो इन्हें हम लघु आवर्त कहते हैं। इसके बाद चौथे और 5वें में यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें 18 तत्व हैं, इन्हें हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे और 7वें में यहाँ पे लैंथेनाइट सीरीज अलग नीचे रख दिए गए हैं कुछ तत्व। जब इनको भी इनके साथ आप काउंट करेंगे तो छठे और 7वें आवर्त में 32 तत्व आएंगे, जिनको कि हम अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। यहाँ हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स भी कहते हैं और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये हल्की धातुएं कहलाती हैं। फिर उसके बाद ये सब हमारी हैं भारी धातुएं। और यदि हम जरा ध्यान से देखें तो ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं
नीले रंग से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सभी उपधातुएं हैं। उपधातुएं जिनमें धातु और अधातुओं के दोनों के गुण पाए जाते हैं और ये उभयधर्मी होते हैं। तो इसके बाद उपधातु के बाद हम अंतिम ग्रुप है, इसमें सिर्फ गैसें हैं। तो इस प्रकार ये जो दीर्घाकार सारणी है इसमें धातु और अधातु भी एक अलग रूप से दिखाई पड़ते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर पाया गया कि तत्वों के रासायनिक गुण और भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो हम कुछ ही गुणों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है संयोजकता। संयोजकता किसी भी परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं। तो यदि हम आवर्त सारणी को ध्यान में रखें और हम बात करते हैं कि एक समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर हमने देखा था कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में भी कोई बदलाव नहीं होएगा, यानी संयोजकता समान रहेगी। परंतु जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा कि 1 से 14 तक, 1 से 14 ग्रुप तक तो हमारी जो संयोजकता है वो बढ़ती है और उसके बाद 15, 16, 17 में घटती है, 15 के बाद घटती है, जो कि घटते घटते 17 पर एक और शून्य ग्रुप या लास्ट में जो हमारा 18वां ग्रुप है उसमें संयोजकता शून्य हो जाती है, क्योंकि उसके बाह्य कोश संपूर्ण होते हैं, उसमें कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु के नाभिक से लेकर उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या 2 कारणों पर निर्भर करता है, एक शेलों की संख्या पर, दूसरा नाभिकीय आवेश पर। तो यदि हम किसी आवर्त समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जैसा कि हम सारणी में देख चुके हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते थे तो शेलों की संख्या बढ़ती जाती थी। शेल की संख्या बढ़ रही है, इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने पर। जब हम बाएं से दाएं किसी आवर्त में जाते हैं तो क्योंकि शेल तो उतनी ही है, हमने देखा था हर एक आवर्त में कक्षाओं की संख्या समान होती है, परंतु उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने की वजह से प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे अंदर की ओर आकर्षण बहुत ज्यादा होगा और इसीलिए त्रिज्या जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो त्रिज्या घटती जाएगी। तो इसलिए परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे बढ़ेगी और बाएं से दाएं घटेगी। फिर हम लोग आते हैं धात्विक गुण पे। धात्विक गुण क्या है? कोई भी धातु वह है जो बहुत आसानी से धनायन बना लेती है, और धनायन बनाने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त कर सके। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं जाएं तो हम देख रहे हैं त्रिज्या घट रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है, उनमें आकर्षण बल बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए जो धात्विक गुण है, धात्वीयता, वो कम होती जाएगी। और यदि हम ऊपर से नीचे जाएं तो जैसा कि हम देख रहे थे, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है तो यानी बाहरी
इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का या नाभिक का कम प्रभाव रहता है, तो वाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से दिया जा सकता है। इसलिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो धात्वियता बढ़ती जाती है। तो आप अगर सारणी को ध्यान से देखें तो आपने वैसे भी देखा था, बाएं साइड सारे धातु थे और उधर उपधातु के बाद दाहिने साइड पे सारे उपधातु थे, और ऊपर से नीचे भी धातु का जो धात्विक गुण है वो बढ़ता जाता है। आधात्विक गुण, आधात्वें वे होती हैं जो सहजता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं, अर्थात वे अम्लीय ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हम देखते हैं क्योंकि धात्वीयता कम हो रही है, अर्थात हम ये मान सकते हैं कि अधात्वीयता यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो इसीलिए अम्लीय शक्ति बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय शक्ति घटती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सभी रासायनिक और भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी से तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणों के अध्ययन में सरलता हो जाती है, क्योंकि एक समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। तो इससे यह फायदा होता है कि किसी एक तत्व का यदि हम अध्ययन कर लें तो उससे हमें उस समूह के अन्य तत्वों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार दीर्घ तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं ये आपसे चाहूंगी कि यदि आपको ये सब समझ में आ गया है तो आप मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी की तुलना कीजिए, उनमें क्या अंतर है ये लिखिए, और फिर स्वयं आप ये देखें कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसी जगह पर उस पर्टिकुलर समूह या आवर्त में क्यों रखा गया है, इसकी खोजबीन आप, इसकी जांच आप स्वयं करें।